आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे कि घर खरीदार और उनके अधिकार किस तरीके से बढ़ गए। जी हां, घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब कुछ शीशे की तरह यहां पर घर खरीदार के लिए साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि प्रोजेक्ट के फंसने पर घर खरीदारों को पैसे पहले मिलने चाहिए। उनका कहना है कि अगर बैंक ने प्रोजेक्ट का सिक्योर्ड पोजीशन ले लिया है तब रेरा के तहत कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि वो उन्हें बताए कि राज्यों ने रेरा को लेकर एक समान कानून बनाए हैं या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज की इस बात में और पहले भी जहां तक रेरा के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है उस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट बात कर चुका है। क्या कुछ निकल कर आया और चर्चा करने के लिए हमने बुलाए हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जीसस लॉ के मैनेजिंग पार्टनर सुनील त्यागी साहब, लाइसिस फॉरास के MD पंकज कपूर साहब और रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इस फैसले के या कहें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा है, जहां वो कहते हैं कि अगर कभी ऐसा मौका आए कि रेरा भी है और IBC है या फिर कोई दूसरा ऐसा रूल है या ऐसा प्रावधान है जिसकी तरह सरफेसी है जहां पर रिकवरी की बात आती है, तो वहां पर आपको रेरा को तरजीह देनी होगी। लेकिन एक पॉइंट वो अंडरलाइन करते हैं कि ये तब होगा जब ग्राहक खुद जाके रेरा के पास पहुंचे। तो ये एक बड़ा कदम है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक ऑब्जर्वेशन भी रहा और बड़ा जजमेंट भी रहा। इसको वेंकट साहब, आप कैसे देखते हैं? जिस रेरा की हम बात करते हैं हमेशा, क्या ये रेरा को मजबूत बनाने के लिए एक और कदम है और ये बहुत बड़ी बात होगी कि अब बैंक्स की लाइन से पहले घर खरीदार को पैसे मिल जाएंगे? वेंकट सर, आपसे था ये सवाल मेरा। शायद राव साहब के पास हमारी आवाज नहीं गई है। तो पंकज साहब, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? घर खरीदार इससे बहुत मजबूत होता नजर आएगा क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट था। IBC में भी पहले संशोधन किया गया था जहां पर यह था कि पहले तो घर खरीदार शामिल ही नहीं थे, लेकिन फिर उनको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में डाला, लेकिन वो क्रम में काफी नीचे थे। पहले बैंक्स आ रहे थे, फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, तब कहीं जाकर बात घर खरीदार पे आ रही थी। लेकिन यहां साफ है कि अब सबसे पहला हक अगर इन केस ऑफ ऑक्शन होता है तो घर खरीदार का होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट IBC में भी अगर आप देखिए तो मैंने भी उस वक्त तर्क किया था कि एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसकी फंडिंग में 60-65% जो प्रोजेक्ट की फंडिंग आती है वो कस्टमर एडवांसेस से आती है। बिल्डर्स की इक्विटी और लेंडर्स का पार्टिसिपेशन 30 से 35% के अंदर कन्फाइन होता है। तो आप कंज्यूमर को जो है फर्स्ट राइट क्यों नहीं देते और उसको इंक्लूड नहीं करते? और आई थिंक जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें रेरा के अंडर उसको इंपावर किया, नहीं तो अगर आप देखिए तो लेंडर एक प्रमोटर को लेंड करता है और अगर प्रमोटर डिफॉल्ट करता है तो कंज्यूमर जो हेल्पलेस है उसको पेनलाइज क्यों किया जाए? आई थिंक ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसने कंज्यूमर को बहुत अच्छा इंपावर किया और ये एक डिफरेंशिएट करता है एक सप्लायर और कंज्यूमर के लिए। एक बिल्डर और एक लेंडर एक्चुअली एक तरीके से प्रोजेक्ट के सप्लायर हैं और एक कंज्यूमर उसका कंज्यूम करने वाला है और वो अपनी पूरे जीवन की संचित की हुई पूंजी को लगाता है। और अगर किसी भी कारण से अगर एक डिफॉल्ट प्रमोटर के थ्रू आता है जो बियॉन्ड एक कंज्यूमर के कंट्रोल के है, वो अपना घर उसको खोना नहीं चाहिए क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम परचेज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है बहुत ही सही है और इनफैक्ट एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बाद काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि जो फाइनेंसर्स हैं वो शायद अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टर्म्स के थ्रू जो है वो लेंडिंग करेंगे। हो सकता है जो यूनिट्स वो मॉर्गेज करें वो बिल्डर्स को बोले कि आप बेच नहीं सकते, सो दैट उसका राइट वो ले सकें। तो कुछ आगे के फ्यूचर के रेमिफिकेशन होंगे, लेकिन इसके जो करंट जजमेंट है इसने काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दी और
और एम्पावर किया कंज्यूमर का, जो एक मेजर स्टेक होल्डर होता है एक प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के अंदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इट्स बिल्कुल एक बड़ा लैंडमार्क। तो राव साहब, क्योंकि ये मामला ऐसा उठा था कि जहां रेरा और बैंक आमने सामने आए थे और रेरा ने कहा कि भाई आपको ये ऐसे बैंक को आप ऑक्शन नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को जो डिफॉल्ट में चली गई है इसका पोजीशन हमें दीजिए, हम इसको करेंगे। लेकिन क्या रेरा वो प्रॉपर्टी को लेने के बाद खुद उसको सुलझाने की स्थिति में, लोगों का पैसा वापस करने की स्थिति में होता है, या ये मामला फिर आगे जाके भी लटकेगा ही? नहीं विपिन जी, पहले तो ये फैसले को क्लियरली समझे हम, 2 मिनट लगाऊंगा मैं इसमें, उसके बाद अगर वो क्वेश्चंस काफी एड्रेस हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए सरफेसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता था और सेक्शन 34 एक ऐसा सेक्शन था जिसपे बैंक्स जब कभी भी कोई सिक्योरिटी कहीं डिफॉल्ट होता है उनका लोन का, तो वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म में एक तरीके से वो उस लैंड को अपने पोसेशन में ले सकते थे और ऑक्शन कर सकते थे। जो ये फैसला आया भी है वो राजस्थान रेरा के अथॉरिटी के एक फैसले के ऊपर जो यूनियन बैंक सुप्रीम कोर्ट गया है एसएलपी में, उसके तहत आया है। एक बात तो पहली ही सेक्शन 11(4) में रेरा एक्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि जो भी एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद वो यूनिट्स पे बिल्डर कभी, प्रमोटर यानी कि कभी कोई मॉर्टगेज क्रिएट नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो वो उसका जो राइट्स है होम बायर का, वो प्रायोरिटाइज हो जाएंगे लेंडिंग या मॉर्टगेज राइट्स के ऊपर। तो यानी कि ये तो सेक्शन 11(4) एग्जिस्टिंग था और वो आया हुआ था। तो ये जो मसला उठा कि ये जो ऑक्शन हो जाए जिसपे एक नोटिस इशू हुआ और उसपे स्ट्रेट अवे यूनियन बैंक ने अपना प्रॉपर्टी ऑक्शन पे गया है, तो रेरा ने ये कहा है कि साहब आप ऑक्शन तो आपके राइट्स हैं, बट आप होम बायर्स को इन्फॉर्म कीजिए, और क्योंकि आप एसआईनी के बेसिस पे लैंड को अपने पास ले रहे हैं, इसमें एग्जिस्टिंग होम बायर्स का प्रोटेक्शन कैसा करेंगे आप ये बताएं, और एक प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म की ओर से आप हमारे पास आए, उसका अप्रूवल लीजिए। तो जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उसमें फुल स्टॉप लग गया था। एक तरीके से बोरोवर को, लेंडर को जब प्रॉपर्टी ले रहा है वो एनफोर्स करने के लिए जा रहा है, तो एक तरीके से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की इंटरवेंशन चालू हो गई। अब आप देखेंगे इसी दायरे में अगर देखेंगे तो एक तरीके से ये हुआ कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो क्रिएट हो सकता है, मे बी 2017 के बाद अगर देखेंगे तो वो सब्सिडेंट रहेगा, बट अगर वो सिक्योरिटी के बेसिस पे वो पोजीशन लेना चाहता है तो सरफेसी में जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म था, और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म अभी भी है, बट अगर उस पे कोई होम बायर का राइट इम्पैक्ट होता है तो राइट वो एनफोर्स करने के लिए होम बायर रेरा के पास जा सकता है, और रेरा उस पे अंकुश लगा के इंस्टीट्यूशन को ये कह सकता है आप अपने पहले हमको ये बताइए कि नोटिस का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद आप ऑक्शन कीजिए। कोई थर्ड पार्टी आता है तो वो बिल्कुल वेलकम है, बट प्रोटेक्शन राइट्स का करें। ये इतना सुपरसीड किया है इस तरीके से रेरा एक्ट। तो जो हम पढ़ रहे, मैं इस पे त्यागी साहब के पास भी जाता हूं कि जो हमने एक वेंकट राव साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे बोला था राजस्थान रेरा ने कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए, हम इसको फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर बनवा के दे सकते हैं तो बनवा के देंगे, इसका ऑक्शन कराना है तो ऑक्शन कराएंगे, उससे जो पैसे आएंगे फिर वो घर खरीदार को मिलेंगे। तो क्या हम माने कि मतलब ठीक है उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां होंगी, लेकिन घर खरीदार के लिए रास्ता खुल गया, अब जो भी हो, चाहे बैंक करे ऑक्शन, चाहे रेरा करे, उसके पैसे पहले आएंगे उसे। तो सेक्शन 8 के अंदर पहले से ही ये प्रावधान है, जब भी का दोबारा प्रोजेक्ट बनेगा तो अथॉरिटी खुद करेगी या फर्स्ट राइट बायर्स के पास में होता है, जो उनकी वेलफेयर एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन बना सकती है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। और बेटर यही है कि जब भी अथॉरिटी मॉनिटर करे पूरा अकाउंट, पैसे बायर से कलेक्ट करे, कंप्लीट करके दे, तो अथॉरिटी का आइडिया होगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ना कि बायर्स के पैसे रिफंड करना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज कि आप पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी सबका भला होगा। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी पूरी कोशिश करेगी। सो पहला राइट बायर्स के पास है और अथॉरिटी के पास है, लेकिन अगर कोई बैंक उसको बेचना चाहता है प्रोजेक्ट को, कोई डेवलपर को नए को लाना चाहता है, तो उन्हें एक स्कीम सबमिट करनी पड़ेगी अथॉरिटी के पास, और उस स्कीम के अंदर उन्हें लगता है कि हाँ ये नया डेवलपर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है, और उसमें बायर्स के पैसे जिनके रिफंड होने हैं वो भी रिफंड हो सकते हैं, पेनल्टी भी दी जा सकती है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसे में अथॉरिटी एक नया डेवलपर लाने की भी परमिशन दे सकती है।
उस परमिशन के लिए अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और 2/3 अलॉटीज की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। ये रेरा की जो अथॉरिटी थी राजस्थान में, उन्होंने अपने ऑर्डर में इसको बहुत क्लियरली लिखा। यह इशू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ, बट ये पूरा प्रोसेस है जो उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो राव साहब, अब यहाँ मैं अगर इसी केस की बात करूं जो यूनियन बैंक वर्सेस राजस्थान रेरा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये आप हमारे पोजीशन हमें दीजिए और हम इसको देखेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या होगा वहां पे आगे? नेचुरली देखिए, राजस्थान रेरा के जो ऑर्डर्स हैं, उनको जो हाईकोर्ट ने जो अपहोल्ड किए गए हैं, तो टेक्निकली जो उस पर्टिकुलर ऑर्डर स्पेसिफिक है, जो अभी बात हम कर रहे हैं कि रेरा ने ये कहा कि हमें दे दीजिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से बढ़ाना है, तो नेचुरली वो बिल्कुल अपहोल्ड हो गया। बट मैं इसमें एक एडिशनल बात थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। चाहे महाराष्ट्र रेरा हो और चाहे हरियाणा रेरा हो और बाकी रेरास भी एक एसओपी ही की तरह, एक सर्कुलर की तरह नोटिफाई कर रहे हैं, जिसमें जहां कभी भी, जब कभी भी इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स अपना 13(4) का इनिशिएशन करना चाहती हैं, 13(4) मीनिंग सरफेसी का, तो उन्होंने एक एसओपी एक तरीके से इशू कर दिया है कि साहब आप पहले हमारे पास आइए और चेंज करा लीजिए प्रमोटर डिटेल्स वगैरह, और हमें ये बता दीजिए प्रमोटर का कैसे आप अलॉटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उससे स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया है कि उसमें हम ही ले लेंगे, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है उन सर्कुलर्स में कि सर बैंक अपना एनफोर्स कर सकता है राइट्स को, इस तरीके से करें, बट फर्स्ट अलॉटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए आगे करें। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि चाहे वो बैंक करे चाहे रेरा करे, लेकिन जो होम बायर्स हैं उनका राइट अब ऊपर रहेगा। अगर मान लीजिए कि यही नौबत आ जाती है कि उसको ऑक्शन करना पड़े, उसके बदले में पैसे आए, तो वो पहले होम बायर में बटेंगे फिर बैंक के पास जाएंगे। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। जस्ट टू क्लैरिफाई, फॉर इंस्टेंस हरेरा में बात करें या महाराष्ट्र रेरा में ये कहें, उन्होंने सर्कुलर में ये लिखा है कि आप क्योंकि असाइनी हो और इस प्रॉपर्टी को ले रहे हो, लैंड आप ले रहे हो, तो आप एक तरीके से पोसेशन आने के बाद आप एक तरीके से ट्रांसफरी प्रमोटर बन गए, तो आप अपना कंप्लायंसेस पूरा कीजिए। तो जब प्रमोटर सेक्शन 15 में राइट्स चेंज होता है, तो वो अपना सारा बताएगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएगा, और या वो किसी और को बेचता है तो वो कैसे कराएगा, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। तो नेचुरली अलॉटीज के राइट्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। क्योंकि होता यही था ना कि वो मतलब मान लीजिए ऐसी स्थिति फंस गई जहां पे ऑक्शन नहीं होना, चाहे आईबीसी चाहे सरफेसी के तहत, तो वहां पर ये बेचारे होमवायर थे वो सबसे नीचे चले जाते थे। पंकज साहब, लेकिन इससे ऊपर की एक बात, एक और खबर इसी खबर के साथ जो है वो आपको अखबारों में दिखेगी और सबकी, महाराष्ट्र रेरा ने करीब 600 करोड़ रुपए की पेनल्टीज इसी तरह के केसेस में लगा रखी है, जहां बिल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिए, लोगों के घर नहीं मिले, पैसे अटक गए। लेकिन बहुत ये सब चीजें 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं है। मतलब हमने यहां तो हम बात कर लेते हैं बैठकर, लेकिन जो एंड रिजल्ट होना चाहिए कि होम बायर को या तो घर मिल जाए या फिर उसके पैसे मिल जाए, वो सिर्फ ऑर्डर्स में ही रह जाता है। इनफैक्ट अगर आप देख लीजिए, जब रेरा आया तब से काफी चीजें इम्प्रूव तो जरूर रही हैं, और इतना बड़ा मैकेनिज्म है और इतना आयाम है रियल एस्टेट का, तो सारी चीजें एक प्रोसेस में आकर के स्ट्रीमलाइन होकर के उसके रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र ने एक काम अच्छा किया, स्पेशली कंप्लेंट्स और उसके रेड्रेसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट इतने ऑर्डर हो गए और इतनी पेनल्टी रिसीव हो गई। और दूसरे स्टेट्स के रेरा में अभी आपको उस लेवल तक नहीं दिखता है, बट इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा वैसे वैसे इसमें क्लैरिटी आएगी। जैसे आज के ही एक केस ऐसा आ गया है जिसके अंदर जिस हिसाब से विनायक जी बता रहे थे कि एक एसओपी सेटअप हो गई, और जिसके आगे की जो प्रक्रिया है अब ज्यादा स्मूथ हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरे हिसाब से आपको आगे जाते हुए इम्प्रूवमेंट और दिखाई देगा। मैं एग्री करता हूँ, अभी तक वो सब कुछ नहीं देखने को मिला जो हम देखना चाहते थे, और उसका कारण भी है क्योंकि टोटल प्रोसेस और ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मल्टीपल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेवरल लेवल पे लिटिगेशंस होते हैं, कई लोगों के राइट्स होते हैं, तो पूरा रिजोल्यूशंस आने में वक्त जरूर लग जाता है। लेकिन
इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं, सही बात है। और देखिए धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है चीजें और देश के जो कोर्ट्स हैं वो भी इसका ध्यान रख रहे हैं। मसलन इन खबरों के साथ एक खबर और वो ये है कि जो एक पब्लिक लिटिगेशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने थोड़े वक्त पहले भी पूछा था, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगे थे कि जो रेरा है वो सब राज्यों में एक जैसा क्यों नहीं है, और खास तौर पर जो मॉडल एग्रीमेंट है, जो सेल डीड एग्रीमेंट होता है, उसमें इतने डिफरेंसेस क्यों हैं कि केंद्र ने अलग बनाया, एक राज्य का अलग, दूसरे का अलग, कहीं बिल्डर हावी है तो कहीं कंज्यूमर का मामला वीक पड़ रहा है। उस पर उन्होंने फिर से बात की है, तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वो चीज भी उठाएंगे कि आपको पूरे देश में एक जैसा रेरा कानून, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि वो लिस्ट लेकर आइए कि किस राज्य का अलग जा रहा है आपके मॉडल कानून से और किस राज्य में वो कितना पावरफुल। एक छोटा ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट से इस चीज पर भी राय लेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बता रहे हैं कि घर खरीदार उनके बढ़ गए हैं अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और वो ये कि अगर कभी ऑक्शन करने की नौबत आती है, किसी प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट हो जाता है, डेवलपर उसे पूरा नहीं कर पाता, बैंक का लोन नहीं चुका पाता है, तो यहां पर घर खरीदारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और पैसे जो क्रेडिटर की लिस्ट में पहले भी शामिल थे लेकिन अब वो ऊपर आएंगे प्राथमिकता में। इस तरह की बातें और हमारे एक्सपर्ट से लगातार इस पर बात हो रही, लेकिन कुछ और बातों को यहां पर करते हैं। सो त्यागी साहब, एक और चीज जो यहां पर कोर्ट ने कहा है और ये पहले भी मामला चल ही रहा है लगातार, जैसा मैंने कहा कि एक पब्लिक लिटिगेशन पर ये पूरी बातचीत हो रही कि रेरा जो है वो पूरे देश में एक समान नहीं है, और खासतौर पे उन्होंने पहले मॉडल एक्ट की बात की थी कि अलग अलग तरीके के सेल डीड एग्रीमेंट बनते हैं जहां बहुत सारी बातें बिल्डर के फेवर में होती है, ग्राहक को अभी भी प्रॉब्लम है। और अब उन्होंने कहा है कि आप केंद्र से ये कहा है कि आप जाइए और हमें बताइए कि रेरा अलग अलग कहां पर है और कौन सा जो आपके मॉडल एक्ट से ज्यादा दूर जा रहा है। क्या आगे चलते हुए हम देखेंगे कि सारे रेरा पूरे देश के एक साथ एक जैसे होते हुए नजर आएंगे, या सिर्फ ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट अपने डिसीजन लेगा? हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, लैंड लॉज जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए एक सेंट्रल एक्ट बन गया, मॉडल एक्ट बन गया, उसके अंदर हर स्टेट के पास पावर दी गई है अपने अपने रूल्स बनाने के लिए। अब जब वो अपने रूल्स बनाते हैं तो अपने स्टेट लॉज के हिसाब से उन्हें बनाते होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी वेरिएशन अपने रूल्स में और एग्रीमेंट्स में ला सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमको ध्यान रखना है कि जो एक सेंट्रल एक्ट बना है उसमें जो भी प्रावधान है उनसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। अब जैसे कि मॉडल एग्रीमेंट टू सेल हर स्टेट ने अपने अपने बनाए, तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं। किसी स्टेट के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है, किसी में कंप्लीशन होता है, किसी में दोनों होते हैं। नोएडा के अंदर लीज रेंटल होते हैं जो नोएडा अथॉरिटी को पेबल है। हरियाणा में आप जाएंगे तो ईडीसी आईडीसी पेबल है। तो इन चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, थोड़े से चेंजेस उनको अपने एग्रीमेंट टू सेल में करने पड़ेंगे, लेकिन जो ब्रॉडर चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं जो सेंट्रल एक्ट में दी गई हैं, वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए स्टेट्स को। जो स्पिरिट है एक्ट की उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए हमें। कई स्टेट्स ने अपने रूल्स के अंदर ये लिया है कि अभी जब सेंट्रल एक्ट आया तो ये हुआ 1 मई 2017 को, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया जिन प्रोजेक्ट्स का, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स माने जाएंगे और कवर होंगे। लेकिन कुछ स्टेट्स ने जब अपने रूल्स बनाए उनमें चेंजेस कर दिए कि आपने अगर किसी बिल्डर ने सीसी अप्लाई कर दिया है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नहीं माने जाएंगे, या जिसके 6 महीने में आ जाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो स्पिरिट से जो है सेंट्रल एक्ट की उससे चेंजेस ला रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगी, हम मेरे विचार से इनको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ब्रॉडरली जो सेंट्रल एक्ट का स्पिरिट है हमें उसको फॉलो करना है, उसमें से चेंजेस नहीं ला सकते। थोड़े बहुत जो कस्टमाइजेशन है वो बिल्कुल अलाउड है और वो होने भी चाहिए। तो वेंकट साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हो वो पूरे देश में एक समान हो, ऐसा ना हो कि कर्नाटक वाले को लगे कि मेरे साथ गलत हुआ या महाराष्ट्र वाले को लगे कि यहां बेहतर है। आप इस बात से कितने सहमत है? क्या बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं स्टेट टू स्टेट जब बात आती है कंज्यूमर के हिसाब से वो मॉडल एक्ट होने की? विपिन जी, हाँ है। अभी मेरे से पहले के स्पीकर भी क्लियरली बता रहे थे, काफी रूल्स में। अभी देखिए इस बार का जो प्रोसीडिंग्स रही है उसमें खास कहा गया है कि रूल्स जो है काफी वेरिएंस रही हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। यस, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेट सब्जेक्ट है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स अपने अपने हिसाब से आते हैं, वेरिएंसेस हैं अप्रूवल्स के प्रोसेसेस में भी।
और इवन ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेकर भी, तो वो कैप्चर जरूर होना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो बेसिक लॉ है उसको डाइल्यूट कर दें और उसको तोड़ मरोड़ के इशू को सामने रखें और यूज करें। स्टेट को इतनी लिबर्टी सेंट्रल एक्ट के साथ होने के बाद नहीं रहनी चाहिए। तो नेचुरली जो रूल्स भी हैं वो सब्सिडियंट है, वो डेलीगेटेड रेजोल्यूशन लेजिस्लेशन में माना जाता है, तो मेन एक्ट के ऊपर नहीं हो सकते रूल्स। तो इस तरीके की भी कोशिश की गई है कि थोड़ा मेन एक्ट को भी मैं कहूँ थोड़ा डिविएट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक एफर्ट है, एक मॉडिफाइड एक मॉडल अक्रॉस द कंट्री रहे और एग्रीमेंट भी हो, रूल्स भी हो, एक कंसिस्टेंसी लाया जाए। यस, स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओनली स्पेसिफिक टू द रेगुलेशंस, आई मीन लोकल लॉज, बट नॉट टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ। राइट। तो पंकज जी, लास्ट कमेंट क्विकली कि ये हम एक पॉजिटिव लाइट में देखें कि इस समय जो देश का सुप्रीम कोर्ट है या अलग अलग दूसरे कोर्ट्स भी जो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि ये घर खरीदार के लिए एक बड़ा कानून बना और इसको और एम्पावर करने का काम भी देश के जुडिशियल सिस्टम का है, इसलिए वो भी फैसले उस हिसाब से दे रहे हैं या उनके ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि आप चीजों को स्ट्रीमलाइन कीजिए, आप एम्पावर कीजिए रेरा को। या एक ये आज ही का डिसीजन जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप नौबत आती है तो घर खरीदार को भी लाइन ऑफ क्रेडिटर्स में ऊपर रखा जाए, चाहे उसे घर मिले चाहे पैसे मिले। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि शायद बाकी सिस्टम भी रेरा को थोड़ा और मजबूत करना चाहता है। तो राइट नाउ ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में हमको ये एक बेहतर सिस्टम नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शनली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन उसी डायरेक्शन में है। अगर आप देख लीजिए तो वेस्ट बंगाल ने रेरा को इम्प्लीमेंट ही बहुत बेसिकली अब जाकर के वो हीरा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, रेरा को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया था, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब ये काम होना चालू हुआ है। इसी तरीके से जैसे बात हुई थी, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग रूल्स बनाए based on the land or and the DCR prevailing on उन स्टेट्स का, लेकिन कुछ एक जगह जो मुझे दिख रहा है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है, वो ट्रांसपेरेंसी जो आती थी रेरा की वजह से। काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने सारी जो डिस्क्लोजर्स थे जो अंडर रेरा वो उन्होंने नहीं दिए। कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सोल्ड आउट यूनिट्स की डिटेल नहीं होती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही हैं। तो एक अगर यूनिफाइड डेटाबेस बन जाए, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो जाए जिसके थ्रू जो जितना डिस्क्लोजर मैंडेटेड है रेरा के अंदर वो सारे स्टेट को इम्प्लीमेंट करें। ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है पंकज जी, और मुझे याद पड़ता है कि जब आप भी थे, राव साहब भी बैठे थे, कुछ शोज में त्यागी जी भी आए थे, जब रेरा इंप्लीमेंट होने जा रहा था देश के अंदर, तो डिस्क्लोजर पे हमने कई बार बातचीत की बहुत गहरे में, और ये बिल्कुल सही है कि वो डिस्क्लोजर का जो लेवल होना चाहिए वो आज भी वैसा नहीं है। इस पे तो एक शो और हो जाएगा, आप लोगों को सबको बुलाएंगे कि वो अगर पैरिटी दिखे सभी राज्यों में और वो ट्रांसपेरेंसी हो तो शायद एक बेहतरीन डेटाबेस उस हिसाब से और लोगों के लिए समझने जानने के लिए, क्योंकि अभी भी रेरा के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ग्राहक को पता होनी चाहिए लेकिन वो साफ साफ नहीं होती, वो डिस्क्लोजर्स वैसे नहीं होते जैसे होने चाहिए। तो आई थिंक ओवर द टाइम इस पे भी काम होना चाहिए। डेफिनेटली किसी दिन हम तीनों फिर से बैठते हैं और इस पर भी एक बातचीत करते हैं कि रेरा को इस एंड पर कैसे मजबूत बनाया जाए जब इतनी चीजें और हो रही हैं। फिलहाल आज के लिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बड़ा ही वैलिड आज का डिस्कशन था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो निकल कर आया और मुझे लगता है कि इससे घर खरीदारों के हाथ काफी मजबूत होने जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।